अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत। अगले चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। ये एक नई चैप्टर है। पुरानी सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था। जब सिलेबस को 2 साल पहले अपडेट किया गया तो ये नया चैप्टर लाया गया है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। पुस्तक में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका जो चैप्टर है उसको कहना चाहिए 6 क्षेत्र में विभाजित करके अध्ययन किया गया है। तो इनका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप लोग मेरे जो YouTube चैनल है उसका आप लोग अध्ययन करिए, या फिर आपके पास जो भी बुक है, चाहे कोई भी प्रकाशक का जो बुक है उसका पहले आप लोग अध्ययन कीजिए। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए होमवर्क के रूप में, ठीक है। यदि आप पहले ही ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे तो आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा, तो आप रटने से बचिए। पहले बुक का अध्ययन करिए, यूट्यूब का अध्ययन करिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव। उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको पूरी चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, जो अभी मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बना रहा हूँ उसको भी उस चैप्टर के प्ले लिस्ट में सबसे नीचे में आपको मिलेगा। तो पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, पुस्तक को पढ़िए। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क करिए, तभी आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अन्यथा आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रटने का काम ज़्यादा रहेगा। तो आप रटने से बचिए, पहले आप चैनल को देखिए। क्लियर। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चीज़ या पनीर बनाई जाती थी। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि प्राचीन काल में जो चीज़ या फिर पनीर बनाई जाती थी तो किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा बी, रेनेट नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता था। रेनेट नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता था। रेनेट क्या है? बछड़े के आमाशय से प्राप्त जमा हुआ दूध होता है। बछड़े के आमाशय से प्राप्त जमा हुआ दूध होता है जिसमें रेनिन नामक एंजाइम पाई जाती है। और ये रेनिन कहना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोग जब आमाशय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो रेनिन नामक एंजाइम होती है दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन होती है उसको पैरा केसिन में क्या करती है? चेंज करती है। तो उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बेकरी में गीले आटे की फूली हुई दिखावट का कारण है। तो इसका स्वाभाविक उत्तर है ईस्ट में जाइमेज पाई जाती है। मान लो कहना चाहिए कोई भी हम लोग आटे ले लेते हैं और उसमें कहना चाहिए पानी मिला देते हैं, फिर उसको फेंटने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। जो ईस्ट होते हैं, कवक होते हैं, ईस्ट में जाइमेज नामक एंजाइम पाई जाती है। उस जाइमेज नामक एंजाइम के कारण फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, और किण्वन के क्रिया के कारण ही कहना चाहिए CO2 की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इस CO2 के कारण कहना चाहिए हल्के से फूले हुए एवं छिद्रित होते हैं, पोर्स युक्त होते हैं। ये जो फर्मेंटेशन होते हैं ये अनाक्षी श्वसन ही है। ये जो फर्मेंटेशन होते हैं अनाक्षी श्वसन ही होते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्षी श्वसन। जो सामान्य श्वसन का हम लोग समीकरण लिखते हैं वो ऑक्सी श्वसन होता है। और यदि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग समीकरण लिखेंगे तो ग्लूकोज लिख देंगे और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। एरो देने के बाद वहाँ पर लिखते हैं हम लोग ईस्ट जाइमेज। ईस्ट कवक है, जाइमेज एंजाइम है। तो ईस्ट जाइमेज की सहायता से फर्मेंटेशन की क्रिया होती है और एथिल अल्कोहल का 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही कहना चाहिए फूली हुई प्लस
छिद्रित युक्त होते हैं। क्लियर। और यहाँ पर 2 ATP भी उत्पत्ति होती है। 2 ATP से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण भी होगा। तो फर्मेंटेशन एक अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है। क्लियर। आगे है लैक्टोबैसिलस द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है, इसका कारण क्या है? जो दूध का कहना चाहिए दही में जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर उत्तर याद रख लेंगे सी। दूध में पाए जाने वाली जो प्रोटीन होता है उसका कहना चाहिए पहले स्कंदित किया जाता है, कोगुलेशन किया जाता है, तभी कहना चाहिए जो दूध होते हैं दही में परिवर्तित होते हैं। ठीक है जी। दही आगे चल कर कहना चाहिए इनसे पनीर भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर। आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवाणु जो मोलेस्कस या गुड़ पर उगाए जाते हैं तथा भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, इनमें से कौन से सूक्ष्मजीवी है? तो यहाँ पर उत्तर है सेक्रोमाइसिटिस। यहाँ पर उत्तर है सेक्रोमाइसिटिस। ये मोलेस्कस या फिर गुड़ पर उगाए जाते हैं और ये भोजन को कहना चाहिए स्वादिष्ट भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सूक्ष्मजीवियों का उपयोग रॉकफोर्ट पनीर को बनाने में किया जाता है? जो सामान्य पनीर होते हैं जैसे कच्ची पनीर होते हैं, पक्की पनीर होते हैं, इन सब को बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो रॉकफोर्ट पनीर होता है इसको बनाने में पेनिसिलियम नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। एक बार ये कहना चाहिए नीट में भी आया था और ये व्यापम में भी आते ही रहते हैं। जैसे ऐसा यहाँ पर लगेगा कि पेनिसिलियम उत्तर नहीं है, पेनिसिलियम से तो कहना चाहिए हम लोग पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं हो सकते हैं, लेकिन उत्तर यही है डी, पेनिसिलियम। रॉकफोर्ट पनीर बनाने में पेनिसिलियम नामक सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड जीवाणु उचित तापक्रम पर दूध को दही में बदल देता है जिससे उनकी पोषक गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। तो पोषक गुणवत्ता में वृद्धि क्यों होती है? तो यहाँ पर कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण कहना चाहिए दूध को हम लोग दही में बदलते ही इनकी पोषक गुणवत्ता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर कहना चाहिए B12 की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण इनकी कहना चाहिए पोषक गुणवत्ता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्लियर। सिरका के उत्पादन के लिए निम्न में से किसको बनाए रखना आवश्यक है? तो ये जो चैप्टर है इसमें आप अधिकांश कहना चाहिए अनाक्षी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन मतलब बी, इसको बनाए रखना अति आवश्यक है। आगे है एंटीबायोटिक्स शब्द किसने दिया था? या फिर जो सेकंड एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका खोज किसने किया था? तो आप सबको पता होगा प्रथम एंटीबायोटिक्स का खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और प्रथम एंटीबायोटिक्स का नाम था पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया गया था। लेकिन जो सेकंड एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका निर्माण किया था 1944 में वैक्समैन नामक साइंटिस्ट ने, और वैक्समैन नामक साइंटिस्ट ने ही कहना चाहिए एंटीबायोटिक शब्द दिया था, फ्लेमिंग ने नहीं दिया था, वैक्समैन नामक साइंटिस्ट ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था। क्लियर। आगे क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, इसके निर्माण के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर कहना चाहिए कई विटामिन होते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन 2, विटामिन B12 है, इन सब के निर्माण में कहना चाहिए सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है विटामिन सी के निर्माण में किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर मतलब सी। क्लियर। इसी प्रकार से आप याद रख लेंगे विटामिन B2, इसी प्रकार से आप याद रख लेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 का निर्माण में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन B2 में आप याद रख लेंगे एस्बिस गॉसिपी, एस्बिस गॉसिपी और क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम
और एस्बिस गॉसिपी, ये दोनों कहना चाहिए सूक्ष्मजीवी होते हैं। इनका उपयोग विटामिन B2 के निर्माण में किया जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से याद रख लेंगे विटामिन B12 है, इसी प्रकार से याद रख लेंगे विटामिन B12 है। इसके निर्माण में उपयोग किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसके निर्माण में उपयोग किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस और बेसिलस और सीडोमोनास और प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है जी, 4 याद रख लेंगे। विटामिन B12 हमें मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोमाइसिस, बेसिलस की प्रजाति और सीडोमोनास जो डिनाइट्रिफिकेंस होते हैं, और कहना चाहिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम। और विटामिन C तो पता ही है, एसिटोबैक्टर। इसी प्रकार से स्टेरॉइड्स कहना चाहिए एक लिपिड्स होते हैं या फिर वसा युक्त पदार्थ होते हैं। स्टेरॉइड्स के अंतर्गत एंड्रोजन, एस्ट्रोजन तथा कोलेस्ट्रॉल ये सब आते हैं। इसके निर्माण में भी कुछ सूक्ष्मजीवियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 2-3 सूक्ष्मजीवी का नाम याद रख लेंगे जो स्टेरॉइड्स के निर्माण में काम आते हैं, जैसे कि राइजोपस कवक है, राइजोपस और कॉर्नी और स्ट्रेप्टोमाइसिस, इन तीनों का विशेष रूप से कहना चाहिए उपयोग किया जाता है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन पर कार्य करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो पेनिसिलिन पर कार्य करके केवल फ्लेमिंग ने ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किए थे, उपरोक्त सभी है फ्लेमिंग, फ्लोरे और जंजीर, तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में बेसिलस आ जाएगा, जीवाणु है बेसिलस छड़ाकार। ठीक है। यदि ऑप्शन में यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटिस होता, यदि ऑप्शन में यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटिस होता तो वहाँ पर एक्टिनोमाइसिटिस रहेगा, तो आप लोग एक्टिनोमाइसिटिस को प्राथमिकता देना। तो यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटिस नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तर में बेसिलस आ जाएगा। ठीक है जी, छड़ाकार कहना चाहिए बैक्टीरिया है। आगे है, पेनिसिलिन का प्रयोग कब बहुतायत में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है। वर्तमान में पेनिसिलिन का उपयोग तो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। वर्तमान समय में कोई भी आप मेडिकल दुकान में जाएंगे तो मेडिकल दुकान का 75% मेडिसिन क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। वर्तमान समय में 7,000 से अधिक पेनिसिलिन या फिर 7,000 से अधिक एंटीबायोटिक्स का खोज किया जा चुका है। तो आपको बताना है एंटीबायोटिक्स है तो 7,000 से अधिक है, लेकिन पेनिसिलिन का प्रयोग कब बहुतायत में किया गया था। तो इसका उत्तर है सेकंड वर्ल्ड वार, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय। जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 के बीच हुआ था। तो उस समय कहना चाहिए अमेरिका जो देश है अपने सैनिकों के लिए सबसे अधिक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स का उपयोग किए थे, घायल सैनिकों को बचाने के लिए। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, साइक्लोस्पोरिन ए ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होता है। साइक्लोस्पोरिन ए एक प्रकार से मेडिसिन है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको बताना है। साइक्लोस्पोरिन ए एक प्रकार से मेडिसिन है, ये ट्राइकोडर्मा नामक कवक से प्राप्त होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। एंटीजन को इनहिबिट मतलब संदमन करती है, गलत। सी देखते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को इनहिबिटर संदमन करती है, ये भी गलत। यहाँ पर सही उत्तर है बी, यहाँ पर सही उत्तर है बी, मतलब एंटीबॉडी को इनहिबिट करती है, संदमन करती है, और आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को क्या करती है, सक्सेस करती है। ठीक है जी। इसका अर्थ ये हुआ जब किसी व्यक्ति में कोई भी आर्गन खराब हो जाती है, जैसे आए दिन सुनते हैं हम लोग किसी व्यक्ति को लंबी समय तक कहना चाहिए डायबिटीज़ होते हैं, तो उस व्यक्ति का किडनी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। तो किडनी कार्य यदि नहीं करते हैं तब उस व्यक्ति को नया किडनी दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से लेकर। ठीक है।
तो उस व्यक्ति के शरीर में किडनी तो ट्रांसप्लांटेशन तो किया जाता है, इसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर आर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति में सक्सेस नहीं होता है। 1 साल 6 माह तक चलती है, उसके बाद वह किडनी उस व्यक्ति के लिए स्वयं एक एंटीजन बन जाता है और उसके लिए शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है और शरीर में रिएक्शन होती है और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब किसी व्यक्ति में आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करना है, उनके शरीर में एंटीबॉडी को सदमन करना है, इनहिबिट करना है, तो उसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए मेडिसिन लिया जाता है ताकि एंटीबॉडी को क्या कर सके, वो शांत कर सके और आर्गन ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया क्या हो सके, सक्सेस हो सके। क्लियर। आगे है मोनास्कस, ये एक एंजाइम है या मेडिसिन है। मोनास्कस ये एक एंजाइम है या फिर एक मेडिसिन है। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मोनास्कस एक प्रकार से एंजाइम या मेडिसिन है जिसका उपयोग विशेष रूप से होता है हमारे शरीर में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार से स्टेरॉइड सा होता है, वसा युक्त पदार्थ होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो ये कहना चाहिए जो ब्लड वेसिल होती है, धमनी शिरा की नलिका होती है, उसमें चिपक जाती है और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होता है तो उस व्यक्ति की बीपी क्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अधिक ब्लड प्रेशर के कारण या तो हार्ट अटैक होने की संभावना होती है या फिर पैरालिसिस होने की संभावना होती है। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए मोनास्कस नामक मेडिसिन लिए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सेक्रोमाइसिस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्रोमाइसिस का प्रयोग विशेष रूप से किस में किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है ब्रेड व बियर बनाने में। ब्रेड व बियर उद्योग में सेक्रोमाइसिस सीरेविशी प्रजाति है उनका, सेक्रोमाइसिस सीरेविशी का प्रयोग किया जाता है। ये ईस्ट है, कवक है। क्लियर। आगे है फर्मेंटेशन के समय, फर्मेंटेशन के समय शुगर को अल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है या फिर करता है। तो जाइमेस आप लोग को शुरू में बताया था इसी वीडियो में, जब कहना चाहिए हम लोग आटे लेते हैं, गीली करते हैं, फिर उसको कहना चाहिए फेंटने का कार्य करते हैं, तो उसमें ईस्ट जाइमेज होता है। क्या होता है, ईस्ट जाइमेज होता है जो शुगर को, ग्लूकोज को एल्कोहल में क्या कर देते हैं, चेंजेज कर देते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सी, मतलब जाइमेज। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो आप लोगों को उत्तर पता होगा, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पेनिसिलियम जो नोटेटम होते हैं यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपको पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलियम की 3 प्रजाति दी गई है। तो आपको बताना है कौन सी प्रजाति है। पेनिसिलियम नोटेटम तो ज्ञात है, अब आप याद रख लीजिए सी, पेनिसिलिन या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, क्राइसोजिनम या क्रिसोजिनम एक ही अर्थ है, ठीक है जी। तो सी। आगे है बियर बनाने में किसका फर्मेंटेशन किया जाता है, बियर बनाने में किसका फर्मेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पर अनाज, सब्जी, दाल, फलों का शर्करा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ए, अनाजों के मंड, मतलब मंड मतलब स्टार्च बियर बनाने में, ठीक है। अनाज के अंतर्गत केवल चावल नहीं आते हैं, अनाज के अंतर्गत केवल चावल नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत कहना चाहिए धान मतलब चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, ये सब आते हैं। तो बियर बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए इन्हीं सब का कहना चाहिए फर्मेंटेशन किया जाता है। चावल हो मतलब राइस, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, इन सब से बनाया जाता है, ना कि सब्जियों से, ना कि दाल के प्रोटीन से, ना कि फलों के शर्करा से। क्लियर। आगे क्वेश्चन है निम्न में से
कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपको यहाँ पर गलत जोड़ा को बताना है। स्पाइरुलिना एक कोशिकी प्रोटीन है, ये सही है। स्पाइरुलिना कहना चाहिए एक कोशिकी प्रोटीन होता है। राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग आते हैं, ये भी सही है। राइजोबियम कहना चाहिए दाल देने वाले जो पौधे होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में पाई जाती है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, तो ये भी सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये कहना चाहिए एंटीबायोटिक्स है, ये भी सही। तो यहाँ पर कहना चाहिए गलत जोड़ा कौन सा है, डी सिरेटिया औषधि लत, ये कहना चाहिए औषधि लत नहीं है। क्लियर। आगे है एथिल एल्कोहल व्यावसायिक रूप से किससे निर्मित होता है। एथिल एल्कोहल ये कहना चाहिए जो शराब होती है, बियर होती है, इनमें इनकी मात्रा अलग अलग होती है। तो एथिल एल्कोहल व्यावसायिक रूप से यदि हमको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है तो ये किससे प्राप्त होता है, तो उत्तर आ जाएगा डी गन्ना से। क्लियर। आगे है एंटीबायोटिक कौन सी श्रेणी में आते हैं। एंटीबायोटिक कहना चाहिए प्राथमिक उत्पाद नहीं होते हैं, ये होते हैं द्वितीयक उत्पाद होते हैं, क्योंकि यदि किसी सूक्ष्मजीवी में ये उत्पन्न होते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्रिया के बाद उत्पन्न होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्रिया के बाद उत्पन्न होते हैं, तो ये द्वितीयक उत्पाद है या फिर द्वितीयक उत्पाद आबलिक औषधि भी कह सकते हैं। क्लियर। इंटरफेरान क्या है। इंटरफेरान क्या है ये कई बार आया है, ठीक है जी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है वहाँ पर भी इसका विस्तृत अध्ययन किया है और यहाँ पर भी कहना चाहिए इनका अध्ययन किया गया है। ये कई प्रकार के भी होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो ये कहना चाहिए एक प्रकार से एंटीवायरस प्रोटीन होते हैं। एंटीवायरस प्रोटीन मतलब एक प्रकार से जो प्रोटीन है जो वायरस के खिलाफ कार्य करते हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति हमारे शरीर की कोशिका में किसी वायरस जब प्रविष्ट करते हैं एंटीजीन के रूप में, तो उसी एंटीजीन से प्रेरित होकर इंटरफेरान का निर्माण करते हैं। और ये इंटरफेरान एक प्रकार से प्रोटीन है जो उसी प्रजाति के वायरस जब भविष्य में कभी प्रवेश करेंगे तब उनके विरुद्ध में कार्य करते हैं। क्लियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम इंसुलिन हार्मोन है। मानव निर्मित प्रथम इंसुलिन हार्मोन है जिसे 1983 में इली लिली नामक एक कंपनी है अमेरिका का, इन्होंने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का प्रयोग करके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया था। उस हार्मोन का क्या नाम है। उस हार्मोन का क्या नाम है, तो उत्तर है हिम्यूलिन। उसका नाम क्या है, हिम्यूलिन। हिम्यूलिन मानव निर्मित प्रथम इंसुलिन हार्मोन है जिसे 1983 में अमेरिका की एक कंपनी है इली लिली, जिन्हें कहना चाहिए ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की सहायता से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन के लिए ई कोलाई जीवाणु व सीडोमोनास जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सामान्यतः किस प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानव वृद्धि करने वाले जो हार्मोन हैं, हम लोग देखते हैं आए दिन कहना चाहिए जो नई पीढ़ी है वो बौने होते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर में मानव वृद्धि हार्मोन की क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया जा रहा है। उसमें ई कोलाई और सीडोमोनास ज़्यादा मात्रा में यदि इसका उत्पादन करना है तो सीडोमोनास बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। कम मात्रा में उत्पादन करना है तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जनरली तौर पर कौन से प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था या फिर किया जाता है, तो उत्तर में है बी PBr 322। PBr 322 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लाज्मिड होते हैं। ये ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है जी, प्लाज्मिड PBr। अगला है
लास्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड का निर्माण किस सूक्ष्मजीवी से किया जाता है? हमको पता है विभिन्न प्रकार के जो अम्ल हैं उनका भी निर्माण में सूक्ष्मजीवी महत्वपूर्ण होते हैं। तो साइट्रिक एसिड का निर्माण के लिए कौन से सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर में यहाँ पर है एस्परजिलस नाइगर। ई कोलाई नहीं, लैक्टोबैसिलस नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं, यहाँ पर उत्तर क्या है? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर। यहाँ पर कहना चाहिए म्यूकर भी आती है। म्यूकर कहना चाहिए कवक की एक प्रजाति है, कवक है। म्यूकर और एस्परजिलस नाइगर, इन दोनों सूक्ष्मजीवियों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये कहना चाहिए आज का हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है, आज का हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है ये यहीं पर समाप्त होता है। क्लियर? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका एक और टेस्ट है, उसका अध्ययन हम लोग जस्ट इसके बाद करेंगे। ठीक है जी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जस्ट इसके बाद हम लोग पुनः अध्ययन करते हैं सेकंड टेस्ट का। ठीक है।